what is being said about NIA could be said about these Kashmir-centric political parties who are talking in this separatist language or a semi-separatist language. आज सुतली बम बना रहे हैं, कल को वो बड़े कांड में शामिल हो सकते हैं। जब सत्ता में थी तो आप तो कोई गलत बात नहीं करती थी, लेकिन सत्ता जाने के बाद सकते हैं। जब सत्ता में थी तो आप तो कोई गलत बात नहीं करती थी, लेकिन सत्ता जाने के बाद आपको ये बौखलाहट हो गई है, जिसके कारण से आप एंटी नेशनल एलिमेंट्स का सपोर्ट कर रही हैं। अगर कोई देश विरोधी नहीं है, खुफिया एजेंसियां उनको ये लाकर खड़ा कर देती हैं और कोर्ट से ये बात साबित होती है कि इनके पास सबूत नहीं है, जो इस तरह का जुर्म करने वाले हैं उनका जुर्म भी कोई कम नहीं है। पूरे देश में आतंकवाद के विरुद्ध जमीयत उलमा-ए-हिंद ने काम किया है, तो हम लोगों की जो लड़ाई है वो बेकसूर नौजवानों को बचाने की। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। 11 बजे की बड़ी बहस आप देख रहे हैं। देश विरोधी साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई महीनों की दिन रात निगरानी और सबूतों के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिना अदालत के फैसले का इंतजार किए उनकी कार्रवाई को निर्दोषों को फंसाने की कार्रवाई करार दे दिया जाता है। बुरहान वानी हो या फिर AMU का मन्नान वानी, अफजल गुरु को फांसी की सजा हो या फिर पत्थरबाज आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सहानुभूति के बोल शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए आज हम ये बड़ी बहस लेकर आए हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकियों का बचाव और सुरक्षा एजेंसियों पर पथराव क्यों? सवाल ये भी है कि NIA की रेड के खिलाफ आतंकियों के हित में राजनीति क्यों हो रही है? रोहिंग्या पत्थरबाजों के हमदर्दों के लिए आतंकी बेकसूर कैसे हो सकते हैं? कोर्ट में सुनवाई और फैसले से पहले ही आतंकियों को ये सर्टिफिकेट या फिर आतंकी बेगुनाह कैसे करार दिए जा सकते हैं? और सवाल ये भी उठता है कि आतंकी साजिश रचने वाले निर्दोष हैं, लेकिन NIA की साख पर सवाल कैसे खड़ा किया जा सकता है? इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सभी को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जल्दी से आपको बता देती हूँ, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला हैं, हाजिक खान है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है, समाजवादी पार्टी के TR रामचंद्रन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उम्मीद जताई जा रही है शाह मोहम्मद तांत्रे हमारे साथ जुड़ेंगे PDP से, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को पत्थरबाजों की बहुत फिक्र रहती है, आतंकियों की बहुत फिक्र रहती है, तो कई सारे सवालों के जवाब आज उन्हें भी देने हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग, और जी न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं सियासी है। जनरल सिवाच, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। आप एक्सपर्ट हैं, जिसको सियासत ने स्वार्थ में बांधकर बेकसूर होने का सर्टिफिकेट दे दिया है, जल्दबाजी में आतंकी निर्दोष तो करार दिए जाते हैं, लेकिन NIA की कार्रवाई पर जल्दबाजी को कहकर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ी दुख की बात है। जो NIA है वो अपना काम कर रही है। जिस प्रकार से उन्हें ये मॉड्यूल जो इस्लामिक स्टेट से इंस्पायर्ड वाला मॉड्यूल था, जो हर्त के उल अरब इस्लाम है, इसको इन्होंने एक बड़ा पूरा का पूरा जो गिरोह है पकड़ा है। और आप जानने की कोशिश करो, जब भी कहीं ये एक्शन हुए हैं कि इस्लामिक स्टेट की एक बड़ी खासियत बात है, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आर्म एम्यूनिशन के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि उसके ऊपर आपका नज़र रहती है, आप पकड़ने में आसानी करते हो। ये जाते हैं क्रूड वेपन सिस्टम में, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर नाइट्रेट, और ऐसे हथियार बनाना, छोटे छोटे हथियारों को साथ लेके करना। आप जो भी इनके पास सामान देखोगे वो इतना सामान है कि वो आतंकवादी हमले आराम से हो सकते हैं, और ना ही किसी की निगरानी जाएगी। तो ये जो आप बात है, इस चीज को आप मान के चलो कि 4.5-5 साल में कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ, तो ये भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि इन्होंने प्री मैच्योर जो भी कोई करने वाला है उस गिरोह को पहले ही वो दबोच लेते हैं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि ये जो एनआईए ने कार्रवाई की है ये दिखने में काफी ठीक लग रही है, और इस्लामिक स्टेट का रिकॉर्ड है, एक ये आइडियोलॉजी है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा गिरोह नहीं होता कि लोग जो है कई बार इंस्पायर्ड हो जाते हैं नेट से, कई बार वो स्टैंड ऑफ अलोन जो है जो इंस्पायर्ड होकर ये कार्रवाई करते हैं। तो ये बात है जो एनआईए ने काम किया है, ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोर्ट के अंदर भी सक्सेस हो जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी बात की, एक मॉड्यूल जो कि आपको या तो फिजाइन अटैक कर सकता था या बम लगा सकता था और देश के अंदर काफी नुकसान कर सकता था। बिल्कुल, बहुत नुकसान कर सकता था। हाजी खान साहब, जमीयत उलेमाए हिंद केस लड़ेगी? देखिए, जमीयत उलेमा हिंद का जो अब तक रिकॉर्ड रहा है पिछले 70 साल में कि हिंदुस्तान में आप अभी उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, अभी एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में प्रोसीजर चलेगी, उसके बाद जो तय होगा वो आतंकवादी हैं या नहीं है ये तब तय होगा। लेकिन अभी से पहले ही दिन से किसी को आतंकवादी मान लेना ये भी जुर्म है। अब तक पिछले 5-7 सालों में जमीयत उलेमा जो एनआईए ने या पुलिस ने जो लोग बंद करे, अब तक 15-20 केस ऐसे हैं जो अभी बरे हुए हैं और कोर्ट से ही बरी हुई। हाजी खान साहब, एक सेकंड, सॉरी, माफी के साथ कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप तो स्क्रीन पर देख सकते हैं सर। इन तस्वीरों को आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए सर, ठीक है? एनआईए ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, आप कह रहे हैं वो बिना सबूतों के आधार पर है, वो सिर्फ एक साजिश। मैंने ये नहीं कहा, बिना आप गलत बात कर रही हैं। मैंने ये कहा कि अब तक एनआईए ने जो लोग बंद किए हैं उसमें कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, तो फिर उन लोगों की जिंदगी जो 15 साल 10 साल जेल में रहे और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उनकी किसकी जिम्मेदारी होगी? बात ये है, हम एनआईए की बात पर सवाल नहीं उठा रहे, हमें जो वहां के गांव वाले हैं वो बताएंगे इनके पिछला इतिहास कैसा है। एक्सप्लेन करेंगे सर, मैं तो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ सामने, आप तस्वीरों पे जवाब तस्वीरें कोर्ट में वो होंगी, इसकी उन्हीं के पास मिली, किसके पास? एनआईए की अपनी रिपोर्ट। ये देखिए, अब आप बात करने पर आए, उन्हीं के पास मिली कि किसी और के पास? भैया उनके गाँव वाले कह रहे हैं कि भैया किसी के सामने अवेलेबल करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब दीजिए जवाब। जी देखिए, दरअसल इनका संकट ऐसा है, जमीयत इस्लामी हिंद जो है, जमीयत उलमा हिंद जो है, इसने कभी बहुत सारे मुस्लिम जो है आतंकवाद के अतिरिक्त अन्य आपराधिक मामलों में बंद हैं, उसमें बहुत सारे निर्दोष हैं, बहुत सारे लोगों की सजा पूरी हो चुकी, लेकिन आर्थिक अभाव में वो छूट नहीं पा रहे, उनके लिए जमीयत उलमा हिंद ने आज दिन तक काम नहीं किया। लेकिन 1993 का बम कांड हो या और कोई भी बम कांड हो, आतंकवाद की घटना हो, तो आतंकवाद के अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए वो क्यों सक्रिय होते हैं? उसका कारण यह है कि इस्लामिक स्टेट या अल कायदा, इन सबका जो वैचारिक अधिष्ठान जिस कट्टरवादी इस्लाम में है, उस कट्टरवादी इस्लाम को सक्रियता से आप वैचारिक सहयोग देने का कुकर्म जमीयत इस्लामी हिंद। शुक्ला जी, जमीयत उलमा ने देश की आजादी में पूरा रोल अदा किया है। शुक्ला जी, बात कह देने से नहीं बन जाएगी, कन्विक्शन रेट है ना, इतिहास है इस बात का, इतिहास के तथ्यों को आप उल्टा नहीं सकते। मैंने आपको मेरी बात सुन लीजिए, फिर उत्तर दीजिएगा जी, आपको अवसर मिलेगा। चलिए कहिए, अवसर मिलेगा जनाब, कहिए जनाब, आप अपनी बात। एनआईए का कन्विक्शन रेट है, नहीं, एनआईए का कन्विक्शन रेट है 95%, और जिस एजेंसी का 95% कन्विक्शन रेट स्कॉटलैंड यार्ड का भी नहीं है, एफबीआई का भी नहीं है। और जब किसी भी मामले में गिरफ्तारी होती है, माल की बरामदी होती है, विस्फोटक मिलते हैं, तो उसका फॉरेंसिक टेस्ट होता है। फॉरेंसिक टेस्ट देने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने सारी चीजें या जज के सामने सारी चीजें साबित करनी होती हैं, और न साबित करने के बाद उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं। तो कोई भी एजेंसी किसी के खिलाफ अनावश्यक जो है मामला इस तरह से आतंकवाद का कम से कम किसी पर गढ़ती नहीं है। कई बार सबूतों के अभाव में कोई बरी हो जाता है, तो सबूतों के अभाव में सोहराबुद्दीन के मामले में भी पुलिसकर्मी बरी हो गए, लेकिन उनके बरी होने पर आपको आपत्ति होती है। साध्वी प्रज्ञा बरी होती है तो आपको आपत्ति होती है, लेकिन मुस्लिम आतंकवादी यदि कहीं से बरी हो गए तो ये एजेंसियां पक्षपात करती है। ये आपका आरोप, ये नहीं, मेरा ये आरोप नहीं है, अलकायदा का मैनुअल है, गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा चाहे हिंदुस्तान का कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गलत किसी को नहीं बचाने का प्रयास करो, उस मैनुअल पर आप काम कर रहे हैं। दिस डिबेट इज नॉट अबाउट टू पीपल, ओके? आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। ठीक। डॉक्टर अजीज खान, बेकसूर लोगों की मदद की जाएगी, ये जमीयत उलेमाए हिंद कह रही है। मेरा सवाल यहां पर ये है, अभी तो बेकसूर करार ही नहीं दिए गए, तो जल्दबाजी क्यों है? देखिए अदिति जी, देखिए पहला सवाल तो यह है कि एनआईए ने जिस तरीके से जांच पड़ताल किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया,
इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उसको मुबारकबाद दे रहा हूं कि कम से कम एनआईए इतना सजग है और इतना एक्टिव है, जिस तरीके से देश के हालात को देखते हुए उसने इस तरीके की कार्रवाई करने में पहल की और कार्रवाई करने की कोशिश की। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यह है कि जिस तरीके से पिछला इतिहास रहा है कि बहुत सारे लोगों को इससे पहले गिरफ्तार किया गया और वो साक्ष्यों के अभाव में या गलत तरीके से उनको ट्रैप किया गया या गलत तरीके से उनको पकड़ा गया और वो छूट गए। हकीकत यह है कि एक लंबे वक्त के बाद जब वो छूट जाते हैं तो उनका करियर बर्बाद हो जाता है। हमारा सिर्फ मानना यह है कि अगर निर्दोष कोई व्यक्ति है तो उसको कतई किसी तरीके से उसे सताया ना जाए और आने वाले वक्त में इसमें कोई दो राय नहीं कि कोर्ट इसका फैसला करेगा। डॉक्टर अजीज खान, लेकिन मैं अभी प्रेम शुक्ला जी की बात से थोड़ा सा अपने आप को जोड़ना चाहूंगा अदिति जी कि हमारा दो चेहरा नहीं है समाजवादी पार्टी का। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे सब आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। इससे पहले असीमानंद की स्थिति भी इनको पता है। इनको भावेश पटेल जी के बारे में भी पता है कि उम्र कैद की सजा मिली थी अजमेर ब्लास्ट में और उनको फूलमाला 2 सितंबर 18 में गुजरात में जिस तरीके से स्वागत किया गया उम्र कैद की सजा वाले व्यक्ति को, जिस तरीके से वो पूरी तरह से सजा याफ्ता व्यक्ति है। हकीकत यह है कि हम दो चेहरा नहीं रखते कि एक चेहरा यह है कि हम आतंकवादियों को प्रोत्साहन दें और दूसरा चेहरा यह है कि हम उनको दबाएं। हकीकत यह है कि इस तरीके से बीजेपी का दो चेहरा निकल करके आ रहा है। ठीक। डॉक्टर अजीज खान, आप कहते हैं आप दो चेहरा रखते नहीं है सर, लेकिन मैं अगर आपके पूरे स्टेटमेंट को जो पूरा 2 मिनट 25 सेकंड का था सर, मैं उसे एनालाइज करूं तो आपने कहा एनआईए ने अच्छी कार्रवाई की, फिर आपने अगला ही पैरा ये भी जोड़ दिया कि कई बेकसूर लोगों को फंसाया भी गया है, वो लोग कई लोगों ने सालों बिता दिए। सर, आप दो बातें एक साथ कर लेते हैं रामचंद्रन साहब। सियासत अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तथ्यों का इस्तेमाल करती है, जल्दबाजी क्यों है? एनआईए इस देश की एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, जांच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वेट कर लीजिए ना। जल्दबाजी क्यों है बेकसूर होने का सर्टिफिकेट देने के लिए? उस पर राजनीतिक रोटी सेकने की जरूरत क्या है? ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। आदिति जी, ये बड़ा डेलिकेट मसला है और इसको इतनी आसानी से डिस्कस करना भी कोई आसान बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि एनआईए को कॉन्स्टिट्यूट किया और बनाया एनडीए की सरकार ने, जब चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ये बनती आ रही हैं, इन पे अगर निगरानी रखनी है तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए जिसकी इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स बाकी जगहों से कुछ ज़्यादा हो। दूसरी बात यह है कि जब से एनआईए बनी है, जो जहाँ पर भी इन्होंने कन्विक्शंस करने की कोशिश की है उसके लिए ठोस सबूत चाहिए। वो सबूत के तरफ होता है कन्विक्शन हो या ना हो। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं और यहाँ कोई असहमत नहीं है कि यहाँ कोई निर्दोष आदमी को पकड़ के कन्विक्ट करके जेल में डालना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में इस पे कोई दो राय नहीं है। पर आखिरकार इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस अपने आप में बड़ी इंट्रिकेट होती हैं। दूसरी बात यह है कि जितना इनको सबूत कलेक्ट करना पड़ता है, कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। चौथी बात यह है कि कोर्ट को भी कन्विंस होना पड़ता है कि अगर इन्होंने ये सबूत पेश किए किसी के खिलाफ, हाँ इसमें कुछ तथ्य है, इसमें कुछ सच है, तभी आगे जाके जो भी डिसीजन कोर्ट लेती है वो सुनाती है। ठीक। तो ये ओवरऑल काम जो एनआईए कर रही है, अब इनको बाकी जगहों से भी हेल्प मिलती है। इंटरपोल हो गया, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएसए का, बाकी जगहों से। बट अभी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो उभर के आ रही है, मेरे ख्याल में उसमें काफी दम है। तो आखिरकार एनआईए के इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों में भी हमारी सियासी पार्टियां सियासत कैसे कर लेती हैं। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, श्रीनगर की जामा मस्जिद में कुछ लड़कों ने आईसिस के झंडे दिखाए। मीरवाइज उमर फारूक के सामने आईसिस के इन झंडों को दिखाया गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान मीरवाइज उमर फारूक के सामने इन आईसिस के झंडे जो थे वो दिखाए गए थे, यानी कल की ये तस्वीरें हैं। और नमाज के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हो, आईसिस के झंडे दिखाए जाना हो, ये अब एक बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन एक बार फिर से आईसिस के झंडे दिखाए गए कल शुक्रवार की नमाज के बाद में। और यहां पर सिवाच साहब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जो डिस्कशन इस समय कर रहे हैं, हम उसी सियासत को लेकर कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर तो सवाल खड़े करती है,
लेकिन जो आरोपी होते हैं उन्हें लेकर सर्टिफिकेट देने में, इनोसेंस का सर्टिफिकेट देने में कोई कोताही नहीं बरतती, वक्त नहीं लगाती है। ये तस्वीर है। उसके अलावा उससे पहले जो तस्वीरें दिखा रहे थे, जो बरामदगी हुई, उसको लेकर जो तस्वीरें दिखा रहे थे, देखो डबल स्टैंडर्ड देश की सुरक्षा को लेकर कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक बोला आपने। और एक बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि हर कोई आदमी बोलता है कि ये जो एनआईए ने अभी पकड़ा है ये तो बहुत ही क्रूड सिस्टम था, इनके पास जो कोई ऐसा हथियार नहीं मिला जो कि कोई सोफिस्टिकेटेड हो। यही तो कला है इनकी। जो भी आजकल नए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में पकड़े जा रहे हैं, जो इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल हैं, वो ये करते हैं कि ज्यादा रिफाइंड वेपन लेंगे तो उनके पकड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो इस टाइप के वेपन सिस्टम लेते हैं जिनको जोड़ा जाता है, जिससे आपका आईडी बनाया जाता है या आपका बनाने के बाद आपको लगाया जाता है, या छोटे छोटे हथियार जिससे कि आपको टेररिज्म फैलाने में आसानी हो, मरे चाहे 5 पर डरे 100। तो ये एक प्रकार से बड़ी कला है कि आप इसको सोच के, और क्योंकि ये बहुत बड़ा मुश्किल मुद्दा हो जाता है कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि भाई इनके पास जो हथियार मिले वो तो इतने बड़े काबिल नहीं थे, क्या ये करने वाले थे, ये समझना है इसके पीछे। ये भी एक सोची समझी जो साजिश है। अब देखो उन्होंने कोई भी नेट से बात नहीं की, टेलीफोन से नहीं किया, थ्रीमा का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो इतनी समझ है, उनको पता है कि वो जो अगर यूज करेंगे मोबाइल टेलीफोन ये वगैरह तो इंटरसेप्ट हो सकते हैं, उनका खाका निकल सकता है। तो इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। इस्लामिक स्टेट जो है और इसके इंस्पायर्ड जो मॉड्यूल कर रहे हैं इर्तिकाल साल, ये सच्चाई है देश के अंदर। जैसे आप फ्लैग दिखा रहे थे कश्मीर के अंदर भी, ये फ्लैग भी अभी सोचना पड़ेगा कि वाकई कि इस्लामिक स्टेट क्या कोई गढ़ तो नहीं हो गया है, या ये किसी तरीके से ऐसे दिखाए जाने। ये बातों में आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही बात है। हाजिक खान, इसको मजहब का चश्मा उतार दीजिए। मतलब मैं सबसे कह रही हूँ, मैं आपसे इंडिविजुअली नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मजहब से अलग जाकर इसको देखिए। एक तरफ देश की सिक्योरिटी पैरामाउंट, दूसरी तरफ जब ऐसी बयानबाजी होती है, भाई अभी तो आप भी कंफर्म नहीं है ना कि ये लोग बेकसूर हैं, हाँ कि ना? आप भी नहीं जानते ना कि ये लोग बेकसूर हैं या नहीं है। जब ऐसी बयानबाजी होती है, जब ऐसी बयानबाजी होती है, इनके फेवर में बयानबाजी होती है, तो हौसला नहीं बढ़ता क्या इन लोगों का? देखिए बात यह है कि राष्ट्र के खिलाफ कोई भी आदमी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि इस कार्रवाई में किसी नाजायज़, किसी मासूम को, किसी बेगुनाह को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। बस हमारी इतनी बात। हम इस देश में रहते हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं और इसी देश की मिट्टी में मिलना है। इसलिए हमें यहाँ जो भी आतंकवादी गतिविधि करे, कोई मुसलमान हो, एनआईए ने कार्रवाई की है, हम उस कार्रवाई के ऊपर कोई विरोध नहीं कर रहे। हम विरोध सिर्फ तुम्हारा इतना है कि पिछली बार ऐसा होता रहा है कि जो लोग नाजायज फंसाए गए, उनकी जिंदगियां जो तबाह हो गई, उनका जिम्मेदार कौन होगा, इसका भी जवाब चाहिए होगा। बात देखिए हाजिक खान, एक बात मैं साफ कर दूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको किसी को यह साबित नहीं करना है कि ये देश उतना ही आपका है जितना कि किसी और का। ये आपको साबित करने नहीं, हम साबित नहीं कर रहे, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम साबित The sole thing that I want from everyone in this country is to understand this is about India. It's about भारत. It's about भारतीयता. It's not about religion. धर्म के बारे में नहीं है, समुदाय के बारे में नहीं है। बाटे में जो लोग बांट रहे हैं, अच्छी बातें बोलिए, उसके बाद एक लेकिन ले आए आप। नहीं, लेकिन उसके फौरन बाद आप लेकिन मजलूम की हिमायत करने के लिए हर आदमी हिंदुस्तानी को आगे बढ़ना चाहिए। जब तक अभी जालिम जो है उसके खिलाफ होना चाहिए हर इंसान। नहीं हुआ सर, तब तक अभी तो फैसला नहीं हुआ तो फिर आतंकवादी क्यों मान नहीं? आप खान आपके सामने, ये भी तो बात है ना सर, आपके सामने तस्वीरें हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, जब ऐसी बयानबाजी होगी तो क्या मैसेज एनआईए ने पकड़ा है, एनआईए को कोर्ट में जाना है। आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। डॉक्टर अजीज खान, सियासत ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देने में जल्दबाजी क्यों करती है, क्यों हौसला बढ़ाती है? भाई सियासत भी तो तभी है जब हिंदुस्तान है, जब हिंदुस्तान ही नहीं तो सियासत भी कहां है? अदिति जी, यही तो सवाल है कि सियासत कर कौन रहा है? हम तो इस देश की सुरक्षा के साथ हैं, हम राष्ट्र हित में हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी जिस तरीके से देश के साथ खिलवाड़ कर रही है सुरक्षा के साथ, अभी ध्रुव सक्सेना, इससे पहले एक आईटी सेल जिला का संयोजक रहा है गुजरात मध्य प्रदेश का, उसको पकड़ा गया। जिस तरीके से
सवाल इस बात का है कि आज आईटी सेल का बीजेपी का जो जिला संयोजक पकड़ा गया, उसके साथ क्या हुआ? उसको पूरी तरह से छोड़ दिया गया। कहने का इंटेंशन है कि एक तरफ बीजेपी का यह चेहरा, दूसरी तरफ वो राष्ट्रहित का गाना गाती है। राष्ट्रहित में कौन काम कर रहा है? आज यहां इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों इस राष्ट्रहित की बात करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को बांटने की बात करते हैं, नफरत की बात पैदा कर रहे हैं। बीजेपी का लगातार हमेशा प्रयास रहा, चाहे वो ध्रुव सक्सेना का मामला हो, चाहे भावेश पटेल का मामला हो, और चाहे साध्वी प्रज्ञा का मामला हो, चाहे कर्नल पुरोहित का मामला हो, हमेशा इसके दो चेहरे देखने को मिले हैं। जी, आतंकियों का बचाव, सुरक्षा एजेंसियों पर पथराव अपने आप में बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस समय स्क्रीन पर मैं शाह मोहम्मद तांत्रे साहब को देख पा रही हूं, प्रवक्ता है पीडीपी के। तांत्रे साहब, जी न्यूज पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल है सर, महबूबा मुफ्ती हर एनकाउंटर के बाद कहती हैं सुरक्षा बलों ने जल्दबाजी कर दी। अभी जब एनआईए ने एक्शन लिया है तो भी उनको जल्दबाजी नजर आ रही है सर। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि एनआईए को क्या करना चाहिए था? इंतजार करना चाहिए था कि जब कोई आतंकी वारदात को ये अंजाम दे दे तब एनआईए ने पकड़ने जाती सर? ऐसा नहीं है, एनआईए की बात है। हम तो ये समझते हैं कि हर एक जो हिंदुस्तानी है उसको अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फील प्राउड टू बी इंडियन। हम भी उसमें शामिल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि एनआईए हो या कोई भी हो, ये हमारा एक बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है। इट्स कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप इन द वर्ल्ड। इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे एनआईए कोई वो नहीं है कि जिसको भी पकड़े तो वो मुजरिम साबित हो जाए। ऐसा कुछ हुआ है पहले भी, कुछ बेकसूर लोग पकड़े गए और फिर उनको काफ़ी अरसे के बाद अदालत ने उनको फ्री कर दिया। हम चाहते हैं कि पूरी छानबीन के साथ पकड़ा जाए। देखिए, किसी को आप पकड़ते हैं 6-7 साल उसको जेल में डाल देते हैं, 60 साल के बाद आप कहते हैं कि ये बिल्कुल बेकसूर था। तो जो उसके घर वालों ने जो सज़ा भुगती उसको उसकी तरफ ध्यान करना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए कि कहीं किसी बेकसूर को ना पकड़ा जाए। इतनी सी बात है। अच्छा सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, बेकसूर आप डेमोक्रेटिक इंडिया का हवाला भी देते हैं सर, फिर उस डेमोक्रेटिक इंडिया के प्रोसेस पे यकीन नहीं है क्या महबूबा मुफ्ती को? प्रोसेस पर यकीन नहीं है सर? आप कह रहे हैं एनआईए ने गिरफ्तारी की। देखिए जब आप हमसे बात करते हैं तो आप शक की उंगली उठाते हैं हम पे। ये बहुत बड़ी बात है, आप शक की उंगली क्यों उठाते हैं? सर, ये आपके ज़हन में। देखिए मैम, महबूबा मुफ्ती आपसे मुझसे ज्यादा ये देशभक्त है। सर, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए महबूबा मुफ्ती से मेरी देशभक्ति का। मुझे हमें भी आपसे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, हमें भी नहीं चाहिए आपसे। आई एम सॉरी सर, हमें भी नहीं जरूरत है सर्टिफिकेट की। मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, और महबूबा मुझे भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हमें भी नहीं चाहिए। जिन्हें आतंकी जो है, जिन्हें आतंकी जो है वो बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें मन्नान वानी स्कॉलर दिखाई देते हैं, जिन्हें आतंकियों का एनकाउंटर वेस्ट ऑफ लाइफ दिखाई देता है सर। अब मैं बहुत आपसे विनम्रता से ये बात कह रही हूं। ऐसा कुछ नहीं है। जब वो बात कहती है वो आतंकियों की बात नहीं करती है, वो बात करती है जब वो कभी सुरक्षा बलों की बात नहीं करती है, वो सुरक्षा बलों पर होने वाले पथराव की बात नहीं करती है, वो एक तरफा बात करती है। ऐसे ही भारत की बात नहीं करती है। आपका काम है सिर्फ शक की उंगली उठाना। आपको कोई नजर आ गया उस पर शक की उंगली उठानी है। सर, मेरे तरफ है हम, ये नहीं है, ये हम आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हमें। सर, मैं तो सर्टिफिकेट देती ही नहीं, ये मेरा काम है ही नहीं। हाँ, वही बात है, आप जब भी बात करें शक की बात ना करें। आप शायद अपने ज़हन में ये दुराग्रह लेकर आए हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए तांत्रे साहब, अगर मेरी बैशिंग करने से, मुझे कटघरे में खड़ा करने से, मुझ पर आरोप लगाने से महबूबा मुफ्ती भारत के बारे में बात करने लगेंगी ना सर, मैं ऐसी शहादत देने के लिए रोज तैयार हूं। ऐसे आके रोज आरोप लगा लीजिएगा आप मेरे ऊपर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी सर। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाए तो कम से कम सवाल का जवाब दीजिए। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर इलेक्शन सीजन का हवाला दिया, एनआईए के काम को जल्दबाजी करार दिया। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। पत्थरबाजों को वो निर्दोष करार देती है, सुरक्षा बलों द्वारा एनकाउंटर को वो वेस्ट ऑफ लाइफ करार देती है, मन्नान वानी उन्हें स्कॉलर दिखाई देता है, पत्थरबाज उन्हें बच्चे दिखाई देते हैं। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? जी, ये सुनिए मुझसे, जब महबूबा मुफ्ती जी बात कहती है तो वो उस बेस पे कहती है कि एनआईए ने कुछ लोगों को पकड़ा, अदालत ने उनको बिल्कुल बाइस बरी कर दिया, उनका कोई जुर्म पाया नहीं गया। तो वो ये कहती है कि वो पत्थरबाजों की बात हो या बात किसी और की हो, बात ये आप जानती है कि ताकत से, फोर्स से किसी भी मसले को हल नहीं किया जा सकता है। अगर वो वकालत करती है तो बातचीत की वकालत करती है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को अडॉप्ट करने की बात करती है। ठीक है, आप उनको गलत समझते हैं। हाँ, हम लोग गलत समझते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप तो रहे उनके साथ, आप सही समझते हैं सर?
अदिति जी, मैं अदिति जी सिर्फ यहाँ पर जो लोग बैठे, चाहे तांत्रे हों, चाहे खान साहब हों, या वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, बार बार कह रहे हैं कि एनआईए लोगों को पकड़ती छोड़ देती है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि एनआईए के कितने पकड़े गए लोग निर्दोष रिहा हो गए या बिल्कुल निर्दोष थे, उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, उनको फंसाया गया था। एक मामला एनआईए का कृपा करके उदाहरण स्वरूप दे दें। इनके पास कोई मामला नहीं है, सिर्फ परसेप्शन के आधार पर आप बात कर रहे हैं। और जब जमीयत उलमा हिंद जो अभियुक्तों को मदद कर रही है, जब वो कल निर्दोष साबित हो जाएगा तो उसके परिवार को उसको मदद करने से क्या उनको कोई कमी रहेगी? तब भी मदद कर सकते हो। और अभियुक्तों को मदद करने के लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में एमिकस क्यूरे का प्रावधान है, और आतंकवादियों के लिए अमिकस क्यूरे के तौर पर राम जेठमलानी जैसा वकील खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा किया गया था और भारत की न्याय व्यवस्था ने खड़ा किया था, और यहां तक कि राजू रामचंद्रन जैसा वकील कसाब को प्रोवाइड कराया गया। तो एमिकस क्यूरे का हमारे यहां प्रावधान है कि यदि अभियुक्त के पास योग्य जो है अपनी न्याय व्यवस्था में लड़ने के लिए पैरोकार नहीं हो तो सरकार देती है। तो जमीयत उलमा हिंद या जो यहाँ के पीडीपी के लोग हैं, समाजवादी के पार्टी के लोग हैं, जब कोई अभियुक्त निर्दोष रिहा होगा तो उसकी मदद करने से उनको कौन रोक रहा है? लेकिन अभी तक अब कार्रवाई प्रारंभ हुई, आप उसको निर्दोष कहकर क्यों आप जो है ढोल पीट कर उसके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, या उसके संगठन के मनोबल को बढ़ा रहे हैं, या अभियुक्तों को बढ़ा रहे हैं? क्यों बढ़ा रहे हैं बताइए ना। ये अपने आप में सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए। इस बीच जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर लगातार मिल रही है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी की खबर हम आपको दे रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। चारों आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन का। खालिद, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये एक बहुत ही क्लीन ऑपरेशन हुआ है जिसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है, और 4 मिलिटेंट्स को इसमें मार गिराने में सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। और चारों का संबंध जो बताया जा रहा है जैश ए मोहम्मद से, हालांकि अभी आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कौन मिलिटेंट संगठन है, लेकिन भारी मात्रा में वहां से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 4 AK-47 राइफल्स बरामद की गई है। आज मध्य रात्रि में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ज्वाइंट ऑपरेशन था सुरक्षा बलों को, और इसमें 4 मिलिटेंट्स को एक ब्रीफ एनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा और डेब्रीज से ये बॉडीज अब रिट्रीव की गई है। और अब जो प्रक्रिया है वो आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि ये कौन है मिलिटेंट और क्या नाम है इनका, वो सब जांचा जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई विदेशी है या कोई स्थानीय है, उनको उनके परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन निसंदेही एक बड़ी सफलता है। कल भी हमने देखा एक ब्रीफ एनकाउंटर में बिना किसी कोलेटरल डैमेज के मिलिटेंट को मार गिराया गया, और कल से अब तक 5 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है। शुक्रिया खालिद हुसैन। टेररिस्ट 5 टेररिस्ट को मार गिराया गया। ठीक है सिवाच साहब, सवाल पूछ रहे भी तांत्रे साहब, हर कोई बेकसूर राग अलाप रहा है, किसी से छिपा है क्या? ये सब किस लिए किया जा रहा है? इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी एनआईए ने कार्रवाई की है एक बड़ी साफ सुथरी कार्रवाई नजर आ रही है, और जिस तरीके से स्टार्टिंग में ये पकड़े जाते हैं, नेट ऐसे ही पकड़ा जाता है। और अभी ये बार बार बात आ रही है कि क्या इन्होंने जल्दबाजी तो नहीं की, क्या ये डिले कर सकते थे? जब वो हादसा हो जाता तब कर पड़ते तो उसका कोई फायदा नहीं था। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे आपने बताया कि इनकी सक्सेस रेट 95% है, और ये सक्सेस रेट तो FBI की भी नहीं है, CIA की भी नहीं है, तो बहुत एक अच्छी है। और सेकंड बात कि जो इन्होंने कार्रवाई की है, इन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस किया है और अभी ये कोर्ट में ले जाएंगे। बहुत ही एक अच्छा ऑपरेशन है जो कि प्रीएम्प्ट कर दिया कि कोई आतंकवादी हादसा होने से पहले ही उनको नबोद दिया। हाजिर खान साहब, एक ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई थी, जुम्मे की नमाज के बाद की तस्वीर है सर। ऐसे इसका झंडा है। जब ऐसी तस्वीरें आती हैं सर और एक्शन की बात की जाती है, फिर भी क्यों सियासत जो है ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाती है सर? देखिए, सियासत कर रहे हैं, उन्हें सियासत का जवाब देना होगा। मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं तो देश के हित में बात करूंगा जो भी बात होगी। ऐसा कोई भी आदमी जो देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है या ISI का झंडा उठा रहा है, वो देश के विरोधी है। कहते हैं इन लोगों पे एक्शन होना चाहिए। जो हर उस आदमी पे होना चाहिए जो देश के खिलाफ कर रहा है, इन्हीं पे नहीं, हर उस आदमी पे जो देश के खिलाफ कर रहा है। हम मुसलमान, ए खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी, आवाज अब हमें देना हर गांव पर होंगे। इस देश के लिए कुर्बानी देने में जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, इंडिया गेट पे
95,000 लोगों ने इस देश के लिए आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है, उसमें 61,395 लोग मुसलमान हैं, 8,000 50,000। और क्यों नहीं लेंगे भाई, हम देश से मोहब्बत करते हैं, हमें आतंकवादी बनना होता तो हम पाकिस्तान चले जाते, हम क्यों हिंदुस्तान में रहते। हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के संविधान में आस्था रखते हैं और इस देश के संविधान से ये लोग छूटते हैं, उनकी हम वो करते हैं। एनआईए ने कार्रवाई की है, अगर मुजरिम है उन्हें सजा मिलना चाहिए और निर्दोष है तो अदालत उनके साथ फैसला करेगी, उसमें हम पहले से आतंकवादी उन्हें क्यों बताएं। ठीक है तांत्रे साहब, सर हाजिक खान कह रहे हैं जिनके हाथ में आईएसआईएस के झंडे हैं ना, इन पर एक्शन होना चाहिए। है महबूबा मुफ्ती में ये करेज कहने का, जुटा सकती हैं वो हिम्मत? थोड़ी देर पहले आप उनकी देशभक्ति की दुहाई दे रहे थे। देखिए मोहतरमा, इनका कोई रोल, ये पूरी दुनिया के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन नहीं है, हमारे पूरी दुनिया के दुश्मन है। इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कौन कहता नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। अब ये देखना है कि ये झंडे कहाँ से आ रहे हैं, कौन ला रहा है, क्या है, यहाँ पे इसको बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। हम तो कहते हैं आप हमसे ये सवाल क्यों करती हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा ऐसे हम भी कहते हैं, वी ऑलवेज प्राउड टू बी इंडियन। इसमें शक की बात कहां से आ गई? सर मैं आपसे ना आपके एक्शन की बात कर रही हूँ सर, आप सरकार में थे वहां पर, हमारा एक्शन जो देखिए ना, देखिए हमने पे बात कीजिए सर, फैक्ट्स पे बात करते हैं। आपकी सरकार थी, जून से पहले आप लोगों की सरकार थी, आईएसआईएस के झंडे तब भी दिखाए गए, एक बार नहीं कई बार दिखाए गए। कितने लोगों के खिलाफ आपने एक्शन लिया था सर, ये नहीं, ये एक्शन आपको ये पता है, यहाँ पे टाटा लगा हुआ है, यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट क्या करती है। मुझे कहें कि मुझे क्यों कह रहे पीडीपी की गवर्नमेंट थी, ये तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ये सवाल आप मुझसे करिए, मोदी जी से भी कीजिए। सर सीएम कौन उनसे भी कहिए कि उनकी गवर्नमेंट की स्टेट में मैं बीजेपी से भी पूछ लूंगी, लेकिन ये बताइए महबूबा उनसे भी पूछिए ना, मोदी जी से भी। अब देखिए जो भारत में हो रहा है उस सारी पे नजर रखिए, कश्मीर पे ही मत नजर रखिए। यहाँ पे तो ऐसे हालात पहले तो सिर्फ कश्मीर में होता था, अब तो यूपी दिल्ली पहुंच गए हैं। चिंता होनी चाहिए, खुद को देशभक्त बताते हैं ना आप। देखिए चिंता होनी चाहिए, देश के खिलाफ जो भी एक्शन को लेकर बात की सर, ये भाषण का मंच नहीं है। पहली बात मैं अपनी डिबेट में सुनिश्चित करती हूँ फैक्ट्स पर बात हो। आपकी सरकार थी, क्या एक्शन लिया गया आप मुझे बताइए, 30 सेकंड है आपके पास, बताइए। आपकी सरकार थी, मोदी जी की भी सरकार थी सर, आप पीडीपी के बिहाफ में जवाब दे लीजिए। प्रेम कोई भी कहीं पे भी उंगली नहीं उठाई जा सकती है, उस कैसे नहीं उठाई जा सकती? ये जो मिलिटेंट्स पे पूरा दबाव बनाया गया था इस वक्त भी है। हम कहीं भी देखिए, किस पर दबाव बनाया गया था? एक सेकंड मैंने मिस कर दिया, किस पर दबाव बनाया गया था? देखिए सुनिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो। सर किस पर दबाव बनाया गया था? मिलिटेंट्स पे? पहली बात तो टेररिस्ट, सबसे ज्यादा कुर्बानी तो हमारी पार्टी ने दी है। सबसे ज्यादा कुर्बानी तो इस देश की अजमत के लिए नेशनल। सर आपने कितने ऐसे आईएसआईएस के झंडे वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है सर? जवाब नहीं दे रहे प्रेम शुक्ला जी, बॉल उन्होंने आपके पाले में डाल दी, कहा बीजेपी से जवाब मांगिए। नहीं, हमारे पाले में सवाल डाल दी। देखिए आतंकवादियों को आज ही 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। जो भी आईसिस का, जो भी डैश का, जो भी कोई लश्कर तोयबा का झंडा लेकर आएगा, जिस तरह आज 5 आतंकवादी मारे गए इसी तरह मारा जाएगा। महबूबा मुफ्ती निश्चित तौर पर आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति का बर्ताव रखती थी और वहां पर आपने उनके साथ पार्टनरशिप करके सरकार कैसे चलाई फिर? रखा था। अरे जब आतंकवादियों की हिमायत थी तो आपने सरकार क्यों चलाई? इसलिए हमने उनकी सरकार गिराई, आपने बाद में गिराई। आप आतंकवादियों से हाथ मिला चुके थे, बताया गया। आप आतंकवादी बता रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे थे। 2.5 साल आपने सरकार चलाई। आतंकवादियों को तो जो है, आतंकवादियों को तो मक्खन आप लगा रहे मियां। नहीं हम नहीं लगाएंगे, मक्खन लगाने का हम हर उस आतंकवादी के खिलाफ है, चाहे कोई हो। महबूबा मुफ्ती के साथ अनहोली अलायंस में थे, आज ही आपका डिफेंस नहीं हो सकता। डॉक्टर अजीज खान, आप जैसे लोगों का, डॉक्टर अजीज खान सब प्लीज सेना के पीछे मत जाइएगा, सेना के पीछे नहीं जाइएगा। हाजी खान प्लीज एक मिनट, डॉक्टर अजीज खान जल्दी सर, जल्दी आपका कमेंट सर प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, भाषा पर नियंत्रण प्लीज। डॉक्टर अजीज खान। आदिति जी, ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी और पीडीपी के प्रवक्ता महोदय, मैं कह रहा हूं जिम्मेदार कौन है? पत्थरबाजों को किसने छोड़ा? आर्मी पर एफआईआर किसने किया? और पत्थरबाजों को छोड़ के आर्मी पे एफआईआर किया जा रहा है। साहब, एक सर के बदले 10 सर। हकीकत यह है पीडीपी से गठबंधन किसका था? आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 4 साल सरकार किसने चलाया?
पल्ला झाड़ने से काम नहीं बनेगा जी। जिस तरीके से बीजेपी ने 4 साल सरकार चलाया और आप लोग सियासी आरोपों के आरोपों में जाते हैं। रामचंद्रन सर, सच में प्लीज क्लोजिंग कमेंट आपका सर। जो बहस हम देख रहे हैं, जो हमने देखा है सारे प्रीमियम जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कहीं ना कहीं सबको कटघरे में खड़ा किया गया है। देखिए, ये ऐसी चीज़ें होंगी ज़रूर। ये बड़ा सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है। एनआईए ने अपने आप में बहुत कोशिश की। अगर कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को रोका है ख़राब होने से, मेरे ख्याल में उनको इसका करेज और इनकी सराहना करना जाना चाहिए। बट आखिरकार अगर हर चीज़ पे हम सिर्फ उन पे दोष देंगे तो मेरे ख्याल में ये काम आगे नहीं बढ़ेगा और देश के लिए, देश के हित में भी नहीं है। बिल्कुल, लगातार जी न्यूज़ पर हम देश हित की बात करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आतंकियों के नाम पर सियासी रोटी सेकने का ये जो काम है, उनकी हिमायत का, उनके लिए सहानुभूति का जो काम है, इसे बंद करने की जरूरत है अगर हमें सही मायने में भारत की चिंता है।